ये आपको उपकार का साक्षात्कार है। देखिए यहाँ पर कि उपकार साक्षात्कार दर्पण है, जिसमें आपको इंटरव्यू जैन एवं कुलश्रेष्ठ जिसके लेखक हैं, तो उसको यहाँ पर देखिए कि पहले आपको देखिए इसमें देखिए साक्षात्कार भाग वन देखिए 14वीं शताब्दी। इसमें देखिए आपको 14वीं शताब्दी तक फ्रांस के शासक पदों की नीलामी करते थे, और जो व्यक्ति अधिकतम धन देते थे उन्हीं को वे पद प्रदान कर देते थे। जो ये पद देखिए उन्हीं को ये पद प्रदान कर देते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि देखिए आपको उन्हीं को ये पद आपको प्रदान कर देते थे। फिर उसके बाद आपको इसमें आगे कहा गया, देखिए ये पद व्यक्तियों को वंशानुगत प्राप्त हो जाते थे। ये व्यक्ति देखिए ये व्यक्ति भी इन पदों को बेच देते। इस प्रकार पदों पर नियुक्ति के समय योग्यता का ध्यान न रखकर नीलामी बोली को सर्वस्व समझा जाता था। 18वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक कंपनी के सभी पदों पर नियुक्तियाँ करते थे। कंपनी के प्राय सभी कर्मचारी इंग्लैंड जब लौटते तो समृद्ध होकर लौटते थे, अतः प्राय सभी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करते थे। जिन्हें कंपनी की नौकरी नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते थे। 1853 अंग्रेज सरकार द्वारा कंपनी को जो चार्टर दिया गया, उसमें कंपनी संचालकों को आदेश दिया गया कि वह कंपनी की सेवा के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करता, केवल योग्यतम व्यक्तियों को नियुक्त करे। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में योग्यता के आधार पर नियुक्ति का क्रम आरंभ होगा। प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा योग्यतम व्यक्तियों को खोज कर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता था। साथ ही योग्यता सूची के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए भी आमंत्रित किया जाता था। दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए अंक निर्धारित थे। देखिए दोनों परीक्षाओं के प्राप्तांक को योग के आधार पर योग्यता सूची बनाई जाती। साक्षात्कार का उद्देश्य यही था कि पद की आवश्यकता की दृष्टि से अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाए और पद के अनुरूप पद के अनुरूप उसकी योग्यता का आकलन किया जाए। कभी कभी साक्षात्कार इतना महत्व होता था कि जो परीक्षार्थी साक्षात्कार में एक निश्चित स्तर प्राप्त नहीं करते तो उन्हें पद के अयोग्य माना जाता था। प्रतियोगिता परीक्षा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाए, उसके लिए स्वतंत्र आयोगों की स्थापना की गई। आयोग के सदस्य आपको स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके, निष्पक्ष हो, उनके लिए अनेक व्यवस्था की। आयोग का कार्य योग्य व्यक्तियों की सूची बनाकर सरकार को देना होता है, और सरकार उसी के आधार पर नियुक्ति करते थे। जिन व्यक्तियों को इस सूची में सरकार नियुक्त नहीं करती उसका स्पष्टीकरण दिया जाता था। देखिए अब स्वतंत्र भारत में ही प्रक्रिया अपनाई गई। देखिए प्रारंभ अखिल भारतीय नागरिक सेवाओं में चयन हेतु साक्षात्कार परीक्षा के 300 अंक निर्धारित थे, और परीक्षार्थी को न्यूनतम 175 अंक प्राप्त करने होते थे। कभी कभी इस व्यवस्था का दुरुपयोग अनायास ही होता था। लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी साक्षात्कार में 175 अंक प्राप्त नहीं कर पाते थे, और वह चयन से वंचित रह जाते थे। अतः साक्षात्कार में न्यूनतम अंक की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और बार बार तो देखिए यहाँ पर क्या आपको लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी साक्षात्कार में 175 अंक प्राप्त नहीं कर पाए, जो चयन से वंचित रह जाते थे। अतः साक्षात्कार में न्यूनतम अंक की व्यवस्था समाप्त कर दी और दोनों के योग के आधार पर चयन होने लगा। वर्तमान में चयन की पूर्व साक्षात्कार एक अनिवार्यता है। देखिए संघ सरकार की भांति राज्य सरकारी साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाए हुए हैं। सरकारी निगम, स्थानीय संस्थाएं, अर्ध सरकारी संस्था, व्यावसायिक संस्थाएं, यहाँ तक निजी क्षेत्र के संस्थान भी साक्षात्कार के माध्यम से चयन का कार्य करती है। अतः किसी भी पद के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया से प्रार्थी को मुक्ति नहीं है। स्पष्ट है कि साक्षात्कार नियुक्ति का प्रवेश द्वार है। देखिए यहाँ पर आपको जो साक्षात्कार देखिए एक साक्षात्कार करने के जो व्यक्ति होते हैं वो भी अनुभवी योग्य एवं विशेषज्ञ होते हैं। साक्षात्कार करने के जो व्यक्ति होते हैं वो भी अनुभवी योग्य विशेषज्ञ होते हैं। अपने कार्य के पूर्ण रूप से तैयार होते हैं। उनका कार्य है विशिष्ट कार्य के परीक्षार्थी की योग्यता की जाँच कर साक्षात्कार में निम्न बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का व्यवहार, परीक्षार्थी के दबाव में कार्य करने की क्षमता, परीक्षार्थी कार्य के प्रति रुचि, समर्पण की भावना, कार्य को समझने की क्षमता, परीक्षार्थी अनुसहयोग के साथ टीम भावना की परख, परीक्षार्थी समान ज्ञान, सहज ज्ञान, कॉमन सेंस की परख करना, परीक्षार्थी के पहल करने प्रवृत्ति की परख, परीक्षार्थी पद की दृष्टि से योग्यता, विवेक, निर्णय लेने की क्षमता। उपयुक्त सभी बातों का आकलन कर परीक्षार्थी योग्यता को आंका जाता है और उसको अंक प्रदान किया जाता है। अतः उपयुक्त सभी का स्पष्ट और समझना उचित होगा। असल पर देखिए आपको व्यक्तित्व देखिए समान रूप से व्यक्तित्व का अर्थ आपको भ्रमवश परीक्षार्थी को स्वरूप एवं बाहरी बनावट अपीयरेंस से आता है। वास्तव में देखिए यहाँ पर क्या
वास्तव में व्यक्तित्व देखिए, वास्तव में व्यक्तित्व का अर्थ व्यापक है। उसमें व्यक्ति का रूप, रंग, प्रस्तुतिकरण, वार्तालाप का ढंग, प्रश्नोत्तर का ढंग क्या प्रश्नोत्तर का ढंग आपको देखिए, प्रश्नोत्तर का ढंग, विषय ज्ञान एवं ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता एवं शैली आदि के संयुक्त छाप को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। अपने प्रत्येक कार्य से परीक्षार्थी अपना एक निश्चित प्रभाव छोड़ता है। यह प्रभाव उसके व्यक्तित्व का है। इसी के द्वारा प्रत्याशी अपना स्थान निर्धारित कराने में समर्थ होता है। इसलिए व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि वह उक्त सभी गुणों का यथोचित विकास करें। उसमें व्यक्ति का रूप, रंग, प्रस्तुति का वार्तालाप का ढंग, प्रश्नोत्तर का ढंग, विषय का ज्ञान एवं ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता एवं शैली आदि के संयुक्त छाप को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। अपने प्रत्येक कार्य को परीक्षार्थी अपना एक निश्चित प्रभाव छोड़ता है। अपने प्रत्येक कार्य से परीक्षार्थी अपना एक निश्चित छाप प्रभाव छोड़ता है। यह प्रभाव उसके व्यक्तित्व का इसी के द्वारा प्रत्याशी अपना स्थान निर्धारित कराने में समर्थ होता है। इससे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि वह उक्त सभी गुणों का यथोचित विकास करे। रंग, रूप एवं आकार ईश्वर प्रदत्त है, मात्र इनके आधार पर ही व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। अतः परीक्षार्थी का आवश्यक है वो अपने विवेक का प्रयोग करे, समस्याओं के हल के उपाय खोजे, समस्याओं के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाए, वार्तालाप को उचित ढंग से विकसित करे और अवसर मिलने पर अपने मनोभाव को प्रकट करने की कला को अपनाए। यही वह भूमि है जिस पर प्रभाव उत्पादकता का जन्म होता है। इसी आधार पर परीक्षार्थी अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः व्यक्तित्व का विकास करना नितांत आवश्यक है। देखिए, सरलता से नहीं अपितु सतत प्रयास और व्यक्तित्व का विकास क्या था। वुडवर्थ ने लिखा है कि व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण गुण होता है। जिसका प्रदर्शन उसके विचार था उन्हें अभिव्यक्त करने की आदत, उसकी अभिवृद्धिता, रुचि, उसके कार्य करने का ढंग था, जीवन के प्रति उसके व्यक्तित्व दर्शन के द्वारा व्यक्त होता है। यह वातावरण के साथ अस्थायी समायोजन की प्रक्रिया। अतः व्यक्तित्व के विकास के लिए इन गुणों का विकास आवश्यक। आकर्षक वाणी एवं वार्तालाप का ढंग, उत्तम व्यवहार, संतुलित विचार, प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति, गंभीरतापूर्ण प्रसन्नचित रहने की मुद्रा, विवेकपूर्ण उत्तर बैठने में बात करने का ढंग, स्पष्ट वार्ता ही ऐसे गुण है जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। अच्छा व्यक्तित्व विकसित करना सफलता की दिशा में ठोस कदम। परीक्षार्थी का अविकसित व्यक्तित्व उसके समस्त प्रयत्नों पर पानी फेर देता है। व्यक्तित्व का कुछ अंश प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, किंतु इसके विकास में विस्तार हेतु उपाय अपनाए जा सकते हैं। अच्छे वातावरण व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ज्ञानशील गंभीर व्यक्तियों से संपर्क, अच्छे साहित्य का अध्ययन, नैतिक गुणों का विकास, उदार दृष्टिकोण का निर्माण, संयमशीलता का विकास, कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास, विनम्रता का अभ्यास, दैनिक जीवन को सादगी एवं सरलता का पालन आदि ऐसे उपाय हैं जिनकी सहायता से व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। प्रभावी व्यक्तित्व का निर्माण एकाएक नहीं हो जाता। व्यक्तित्व एकाएक नहीं होता। यह अनवरत प्रयास का परिणाम है। अतः जिनकी ऊंचे पद प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा, उन पद एवं उन पर कार्य करने में सफलता प्राप्त करनी है, उन्हें अपने छोटे से छोटे कार्य एवं व्यवहार आदि पर सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए प्रभाव से व्यक्तित्व के विकास का प्रयास करना होगा। तो फिर आपको आगे हम देखिए, इसके बाद आपको आगे जो इसमें आपको कहा गया, देखिए आपको तो इस फिलहाल तो इस चीज़ को यहीं तक रखिए। उसके बाद आपको कार्य के प्रति समर्पण है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।